नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर, श्रीनगर सेंट्रल जेल पर हमले की आशंका, जहां अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर की जेलों की सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर की जेलों की जिम्मेदारी इस वक्त सीआईएसएफ के हवाले दे दी गई है, ताकि किसी भी तरह का अगर अलर्ट यहां पर जो जारी किया गया है, हमला होता है तो उस दौरान त्वरित कार्रवाई की जा सके। सीआईएसएफ डीजी ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बड़ी बैठक भी इस पूरे मामले को लेकर की है। तो बड़ी खबर, जो अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर के जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। 5 आईईडी और 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। एसओजी और सेना का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में न सिर्फ संयुक्त बल्कि सर्च ऑपरेशन की शुरुआत भी कर दी गई है। तो बड़ी खबर, एसओजी और सेना का संयुक्त ऑपरेशन जारी, जहां आपको बता दें कि पहले जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद अब पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए एक बहुत बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी। 5 आईईडी और 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं, जहां पर इस वक्त एसओजी और सेना संयुक्त ऑपरेशन कर रही है। और अब यहां पर यह पता लगाने की कोशिश कि अगर आतंकी कई घाटी में छिपे भी हुए हैं तो उनकी लोकेशन क्या है, उनको जल्दी से ट्रेस किया जाएगा। आपको बता दें, ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां आतंकियों के सफाई को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए 5 आईईडी और 3 टिफिन बम भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए, जहां एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी और सेना का यह संयुक्त ऑपरेशन है। तो भारत में लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसको लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। और अब इस बीच एक बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ, जवानों के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, जहां आपको बता दें कि आतंकियों के ठिकानों का भंडाफोड़ जम्मू कश्मीर के पुंछ में किया गया। और इस दौरान 5 आईईडी और 3 टिफिन बम भी बरामद किए गए हैं, जहां पर इस वक्त एसओजी और सेना का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। और मोहम्मद मुकर्रम श्रीनगर से मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, साथ ही विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। लेकिन उससे पहले मोहम्मद मुकर्रम, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अब जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि आतंकी हमले का अलर्ट है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो पूरे हाई अलर्ट पे रखा गया है। और साउथ कश्मीर यानी कि दक्षिण कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मैसिव सर्च ऑपरेशन लगातार उसके बाद चल रहा है। पूरी सेना लगे हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए, हेलीकॉप्टर्स जी। का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल, घने जंगल है, गहरी खाई है इसमें। और साथ ही साथ तौर पर कि पीर पंजाल रेंज जो है, जो पुंछ रजौरी है, वहाँ पे भी हम्म। सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेंसिफाई किया गया है। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जंगलों में तलाशी अभियान बढ़ाते हुए, जिसमें आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि 5 आईईडीज, एक हाइड आउट बस्ट किया है। यानी कि जी। हाइड आउट से 5 आईईडीज, 4 कुछ डिफेंस और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स यानी कि डिवाइसेस जो चाइनीज बताए जा रहे हैं, चाइनीज डिवाइसेस वहां से बरामद किए गए हैं। यानी कि जो टेररिस्टों का हाइड है, एक तो वो ठिकाना भांडाफोड़ किया गया है, और साथ ही साथ वहां पे जो बरामद किए गए सामान है उसमें 5 आईडीज, यानी कि ये आईडीज पीर पंजाल रेंज में इससे पहले भी इस्तेमाल किए गए थे, जिसपे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया था टेररिस्टों की ओर से। लेकिन आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, और 5 आईडीज, इससे लग रहा है कि कुछ और अटैक करने में ये प्लानिंग कर रहे थे बिल्कुल, पीर और पंजाल एसओजी रेंज का और में। सेना का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है और माना जा रहा है कि और भी कई बड़ी सफलताएं हाथ लगेंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लौटूंगी मोहम्मद मुकर्रम आपके पास। सर, आपके पास आते हुए, फिलहाल भारत लगातार एक्शन ले रहा है, भारत सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान में टेंशन बनी हुई है, वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बिलबिलाया हुआ है। अब इस बीच चिनाब नदी के पानी को रोक दिया गया, तो ये क्या एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की डिप्लोमेट तरीके से कमर तोड़ने के लिए? एब्सोल्युटली राइट ऋतु जी। जो इकोनॉमिक अफेक्ट पड़ता है जी। जब किसी एरिया पे, किसी कंट्री पर, क्योंकि उसके एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के कारण फिर उनकी अनहैप्पीनेस, रोष सब पैदा बिल्कुल। होगा। सरकार के खिलाफ बात शुरू हो जाती है, और उनकी लड़ाई की क्षमता अपने आप कम हो जाने लग जाती है जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। और खासकर आपके फूड और ग्रेन डिपार्टमेंट में खराबी आए
तब आपकी जो संस्थाएं हैं उथल पुथल हो जाती हैं, आपकी लड़ाई की क्षमता कम जाती है। एक ये बात है। और जी। दूसरी बात है, हमको ये अब इसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा लेना चाहिए। किसी गवर्नमेंट ने किसी टाइम उनको 87% दे दिया, हमें 26% दिया, वो अब सबका सब हटाना चाहिए, जी। उसको दूर करना चाहिए। और हमको अब देखना चाहिए कि क्या बात थी कि हमारे को अपना, भारत को अपना जो होना चाहिए हमारा हिस्सा नहीं मिला। पहले तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिला, और उसके बाद में अब फिर नेशनल लेवल पे डिसाइड होगा कि पानी छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना जी। चाहिए। ये हमारी डिसीजन पे होगा, चाहे ये बात वर्ल्ड बॉडी में जाए, जहां भी जाए। पर इस समय भारत को अपना हित पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, बिल्कुल। और हमको तैयार करना रहना पड़ेगा। पाकिस्तान अब कई स्टेप्स उठा रहा है हमारे खिलाफ, पर उनको बड़ा फायदा है एक चीज का, कि जो स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं हमारे कंट्री में, उनको किस तरीके से हम ऐसी स्थिति में लाएं कि वो पाकिस्तान की अब मदद ना कर पाए। स्लीपर सेल्स को न्यूट्रलाइज करना है। अभी देखिए, आपका नैरेटिव में था सीआईएसएफ ने रेल और जेल क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स आके उसको उस पर हनन करते थे। जी। दैट इज वाई स्लीपर सेल्स का मतलब है, मैडम मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल। वो संस्थाएं, वो बॉडीज जो पाकिस्तान के आर्मी को मदद कर रही हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकती। इस समय पाकिस्तान की आर्मी और मुल्ला एलिमेंट इन स्लीपर सेल्स को जिहाद, इस्लाम, रेडिकल पॉइंट से उकसा रहे हैं। इनको न्यूट्रलाइज करना है, और ये स्टेप जो लिए जा रहे हैं बहुत जरूरी होंगे। पानी की बात आप कर रही हैं, पानी यस, उनको बहुत असर पड़ेगा। अभी जब इंडस की बात आएगी फिर देखिए, अभी ये तो एंसिलरी रिवर्स है, सपोर्टिंग रिवर्स है, चिनाब, झेलम इत्यादि। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं उसमें, और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर बात दूसरी हो जाएगी, फिर देखेंगे कि हम कौन से स्टेप उठाते हैं। उस समय आपकी ट्रीटीज वगैरह निल हो जाती हैं, क्योंकि वो भी नहीं वो कंडीशन फॉलो करते जो कि उनको करनी चाहिए। ऑटोमेटिकली ट्रीटी जो होती है स्थगित हो जाती है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, क्योंकि देखिए पूरा विश्व जानता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं है। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी और किसी भी स्थिति या सिचुएशन में स्टैंड करता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत कमजोर श्रेणी में है। लेकिन खबरें अब ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद ही नहीं है। पाकिस्तान गोला बारूद बेच के, उसकी जो आर्मी है, पाक की आर्मी, वो गोला बारूद बेच के अपनी पाकिस्तान की आवाम का पेट पाल रही है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य है। अगर आज की तारीख में भारत ने अटैक कर दिया तो 3 से 4 दिन में पाकिस्तान का पूरा खात्मा। देखिए, इन बातों को तो ठीक है कि खात्मा हो ना हो, पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस कैपेबिलिटी, ऑर्डिनेंस का मतलब बारूद की, असला की कैपेबिलिटी, वो बहुत कम हो चुकी है। उनके पास एम्युनिशन एंड आर्म्स वैसे ही बहुत कम है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो नील के बराबर है, छोटी मोटी है। पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान ये ऑपरेशन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और उनको बाहर से मदद मांगनी पड़ेगी। टर्की, चाइना, बांग्लादेश, इनका ग्रुप बन के इनकी मदद करेंगे। अब ये भी मत सोच के बैठ जाइए कि अगर इनके पास बारूद नहीं रहेगा तो लड़ नहीं पाएंगे। बारूद आ जाएगा, ईरान से आएगा, चाइना से आएगा, टर्की से आएगा, कहां से नहीं आएगा। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जंगल में जा रहे हैं, आज शेर कहीं और चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां खतरा है, हमें खतरा देखना है, उसकी पूरी तैयारी करनी है। तो ये तैयारी करने का मतलब है कि आपको अपनी फौज की रेडीनेस, इंडिजनाइजेशन प्रोसेस, आर्म्स, एम्युनिशन, मॉडर्नाइजेशन, इस पर निरंतर ध्यान देना होगा। अब हमें चूक नहीं करनी पड़ेगी। हमने 70 साल में बहुत खो दिया है, और नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल, ना सिर्फ खोया बल्कि भारत ने पाकिस्तान को कई दफा माफ भी किया है, और 4 बार युद्ध में हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके हैं। एक और रिएक्शन, उसके बाद मोहम्मद मुकर्रम आपके पास आऊंगी। लेकिन सर, ये भी समझने की मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी ये कह रही है कि भाई हमने आतंकी हमला पहलगाम में कराया ही नहीं था, हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी तरह से कोई मतलब नहीं। भारत जबरदस्ती पाकिस्तान को प्रवोक कर रहा है किसी बड़े कदम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सीमा के पार देखें तो एलओसी पर फायरिंग पाक आर्मी की तरफ से की जा रही है।
तो ये क्या बौखलाहट है पाकिस्तान की कि भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, और जो ये तमाम एनआईए की रिपोर्ट में सामने चीजें आ रही है कि असीम मुनीर और लश्कर और तमाम जो आईएसआई हैं उनके साथ मिलकर ये बड़ा हमला कराया गया था, उसके बाद एलओसी पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग और सीज फायर का उल्लंघन? ये देखिए, भारत पे बॉर्डर पे फायरिंग निरंतर ये कब नहीं थी, कब रुक जाती है 6 महीने 5 महीने फिर स्टार्ट हो जाती है, ये कॉन्स्टेंटली जारी रही है। पाकिस्तान की जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान की आर्मी चला रही है, और पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में कंट्रोल रखना चाहती है, इसलिए कश्मीर में फायरिंग जारी रखेगी, टेररिस्ट किसी तरीके से घुसेड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की हैसियत तब कायम होती है जब कश्मीर का मुद्दा अलाइव होता है। कश्मीर का मुद्दा लाइव होता है, भारत की तोपें गरजती हैं तो पाकिस्तान की जनता को आर्मी कहती है देखिए हमला हो रहा है, हम आपकी बचत करेंगे, तभी वो अपना प्रूव करती है कि हमारे को सत्ता में होना चाहिए। ये कारण है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो बनाते हैं, पाकिस्तान के लोग, इमरान खान और यूथ के जूनियर ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी अब कह रहे हैं कि हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, ये फायरिंग बंद करो, टेररिज्म बंद करो, हमारे को फैलसूफी और खुशहाली चाहिए। ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको वो कंट्रोल करती है 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत को कंट्रोल करने के लिए उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हमको सत्ता में रहना है। सत्ता में क्यों रहना है? कश्मीर का मुद्दा लाइव है, कश्मीर का मुद्दा लाइव करने के लिए टेररिस्ट भेजो, और टेररिस्ट आसान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्लीपर सेल बड़े आराम से आपका काम करते हैं, सेकंड पाकिस्तान बना हुआ है यहाँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सारा इंटर रिलेटेड है। तो पाकिस्तान के फायरिंग शुरू हो गई, नहीं हुई, फायरिंग होती जा रही है, कब नहीं हुई थी। और आप वो दिन भूल गए कि जब हमारे पहाड़गंज में आईएनए मार्केट में रेलवे का स्टेशन के ऊपर 6-6 8-8 फीट गड्ढे होते थे राइट अंडर आवर नोज, ये तो फायरिंग वहां हो रही है, वो यहां करते थे दिल्ली में। वही लोग हैं, वही आर्मी है, वही संस्थाएं हैं, हम क्यों भूल रहे हैं? ओनली अब रिएक्शन हमारा फर्क हो रहा है, पहले रिएक्शन ये नहीं था, अब रिएक्शन फर्क हो रहा है। पहले तो ये खालिस्तान से मिल गए थे, खालिस्तानी और ये काम कर रहे थे मिलके, अब इस गवर्नमेंट ने दोनों के ऊपर लगाम लगाई है, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं सॉल्व हो जाएगी कि हम रोएं और जो लोगों को बताएं कि देखो क्या कर रहा है पाकिस्तान, ऐसे नहीं सॉल्व होती। निश्चित तौर पर घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि स्लीपर सेल ने कुछ लोगों को, आतंकवाद को यहाँ पर पनाह दी हुई है, उनको अपने घर में जगह दी गई है, उनका खात्मा करना जरूरी है। मुकर्रम, आपके पास आते हुए, घाटी में निश्चित तौर पर तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव की सीमा है वो चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच देखिए, डाक सेवा बंद कर दी गई है, बंदरगाह बंद कर दिया गया है, व्यापार बंद कर दिया गया, आयात निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया, ये और यहाँ तक वाटर स्ट्राइक तक की गई है। तो ऐसे में शायद डिप्लोमेट तरीके से ये वो कदम है जो पाकिस्तान को यहां पर एक उसका असली चेहरा दिखा सकता है। लेकिन अब क्या लग रहा है कि आने वाले समय में किस तरह के और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी, अगर हम बात करेंगे, जो सूरत हाल इस वक्त है वो जंग की ओर लग रहा है, क्योंकि दोनों देश जंग की ओर लग रहा है। और खासतौर पर जो भारत ने निर्णय लिया कि डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो कट ऑफ किए हैं, चाहे वो अटारी बॉर्डर हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे हवाई रास्ता हो, और चाहे वो कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान के साथ थे तो उनको कट ऑफ किया है। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात है जो हिंदी खबर ने भी पहले से ही बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी, यानी इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एक मुआहदा हुआ था कि किस तरीके से पाकिस्तान कितना पानी यूज कर सकता है और भारत कितना पानी यूज कर सकता है, उसमें वर्ल्ड बैंक का इंटरफेरेंस है। लेकिन आज भारत ने वो इंडस वाटर ट्रीटी पे भी जो सस्पेंशन लगाई थी, और आज जो चिनाब वैली, यानी कि इस पे एक 1999 में एक बहुत बड़ा तनाव कारगिल वार के बाद लगा था, क्योंकि उस टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो जब एक 1999 इस बागलिहार चिनाब वैली में बागलिहार प्रोजेक्ट बनाने जा रहा था, उस टाइम भी पाकिस्तान ने कंडम किया और उसको वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाया कि ये पानी पे ये कैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था इस पे भारत कैसे बागलिहार प्रोजेक्ट बनाए, पावर प्रोजेक्ट बनाए। उसके बावजूद भी भारत ने प्रोजेक्ट बनाया और वो रन हो रहा है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ा डैम जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की कहेंगे कि ये बागलिहार प्रोजेक्ट चिनाब वैली पे ही है, तो आज उस चिनाब वैली में जो बागलिहार प्रोजेक्ट है वहां पे डैम को कट ऑफ किया है, पूरा डैम नदी खुश्क हुई है और पाकिस्तान की ओर
कोई भी पानी का कतरा नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान लग रहा है कि वो अब फिर से एक बार वर्ल्ड और बैंक देखिए का मोहम्मद दरवाजा मुकर्रम, खटखटाएगा। माना ये जा रहा है कि इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को शायद एक बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलेगी। एक बार फिर से सर आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी आज एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें ये माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी हालात हैं उसको लेकर डिस्कशन होगा। लेकिन आपकी नजर में आपको क्या लग रहा है, क्या इस बड़ी बैठक में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से जो भी चीजें हैं वो भारत और पाकिस्तान सुलझा सकता है, लेकिन अब बातचीत का समय नहीं है। बातचीत का जो समय था वो पाकिस्तान ने गवा दिया। अब यहां पर बराबर की बात होगी, अगर तुम यहां पर कोई बड़ा एक्शन लोगे तो फिर भारत सरकार को भी एक्शन लेना होगा। प्रफुल्ल बख्शी जी। और मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर। अच्छा, रितु जी, जो एक्शन पाकिस्तान ले रहा है वो भारत को लेना पड़ेगा। मैं इस बात से थोड़ा चिंतित हूं। हमको पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या एक्शन लेना चाहता है। उसके लिए हमारी इंटेलिजेंस को तगड़ा होना पड़ेगा और उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हमको उसका एक हफ्ता एक महीना पहले वो एक्शन लेना चाहिए। हम हर वक्त इस बात पे चूके हैं। क्यों चूके हैं? आपने देखा कितनी आसानी से जब टेररिस्ट अंदर आता है, एक एक हफ्ता 10-10 दिन रहता है, एक एक महीना रहता है, रेकी करता है। कहाँ रहता है? पेड़ों के ऊपर नहीं रहता, उसको जगह मिलती है रहने को, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट, ह्यूमन नीड्स, फूड, एवरीथिंग इज गिवन। तो कैसे रहता है? आपको ये हमको अब जो एक्शन ये इंटेलिजेंस फेलियर यहां हुआ वो अलग जगह में और भी जगह हो रहा है। तो जो एक्शन पाकिस्तान लेना चाहता है उसका हमको पहले पता होना चाहिए और उसके हिसाब से हम लेना चाहिए। हमको रिएक्टिव नहीं रहना इस गेम में, हमको अब प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव का मतलब है इनिशिएट हम करें, उन्हें रोने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए देखो भारत क्या कर रहा है। ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक हम बैकफुट पे रहेंगे, इनिशिएटिव उनके हाथ में रहेगा, लाशें पहले हमारी गिरेंगी, फिर हमारे जवान आगे बढ़ेंगे और फिर वो शहीद होंगे। ये सारा गेम चलता रहेगा। जैसे कारगिल में हुआ था, सोते हुए पकड़े गए तो फिर सारी दुनिया के ऊपर हल्ला कर दिया, गलती हमारी थी। यही ऐसी बात होती है। और ये भी मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ऋतु जी कि आपके वैली के अंदर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ये कहते हैं यूनिफाइड कमांड है। अरे यूनिफाइड कमांड नहीं होना चाहिए, एक कमांड होना चाहिए, वन कमांड एंड कंट्रोल वो होता है। यूनिफाइड कमांड तो ये होता है कि हम सब मिलके बैठ के बात करेंगे और पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं। वो नहीं होता। एक यूनिफाइड कमांड का मतलब है एक कमांडर, उसके अंडर सारे फोर्स होने चाहिए। ये हम जब तक नहीं करेंगे, इस पे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो रही है इंटरनली हिंदुस्तान में, क्योंकि सब अपने झंडे लहराना चाहते हैं, सब अपना टर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं। बात सारी ये है, पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है, टेररिस्ट इसका फायदा उठा रहा है। तब आपकी फायरिंग में भी हो रही है तो है, पता चला अच्छा कहते हैं हमने तो खबर दे दी थी, जैसे अभी पहलगांव की खबर आ गई थी, पर जेएनके पुलिस या जो भी संस्था है कहती है हमने उसको नॉर्मल लिया, ये तो आती रहती हैं लोगों को डराने धमकाने के लिए कि टूरिस्ट एरिया पे अटैक होगा। अब आप बताइए उसको किस एंगल से देखते हैं कि खबर है आपके पास पड़ी हुई, शेल्फ पे पड़ी हुई है, हवलदार को ये नहीं पता किसको भेजनी है। तो अब बात इस लेवल पे आ जाएगी तो आप ऐसा ही मामला रहेगा। तो ऋतु जी, हमें अपनी पूरी वर्किंग कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम हमारे को सबसे ज्यादा काम इंटरनली करना पड़ेगा। लड़ाई के लिए फौज रेडी है। जिस दिन पाकिस्तान ने बॉर्डर क्रॉस किया, जब हम उनके पीओके के एरियाज लेना शुरू करेंगे जहां से वो लॉन्च कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा पीओके को लेना। और जो हमने कहा हुआ है, अनाउंस किया है, पीओके हमारा है। हम जब पीओके को लेंगे तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, हम पीओके को ले रहे हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी जब अटैक करती है, आप फुल फ्लेज अटैक करिए। और जब अटैक होगा तो यही नहीं आप जम्मू कश्मीर में ही लिमिट रखिए, आप सिंध में अटैक करिए, अब और जगह करिए, उनको बलोचिस्तान को सपोर्ट करके थ्रस्ट डालिए, फिर देखिए क्या होता है। हमको वो चीजें करनी है, हमें प्रोएक्टिव रहना है। अब ये रिएक्शन नहीं देखना, दुनिया क्या कहेगी, उसको क्या कहेगा, ये सारा का सारा भूल जाइए। क्योंकि ना कोई आपके साथ कोई नहीं है, ईरान नहीं आपके साथ, टर्की नहीं आपके साथ, चाइना नहीं आपके साथ, बांग्लादेश नहीं आपके साथ, चारों तरफ